यस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा आज हम काव्य भाग काव्य भाग में उषा पाठ जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो हम उषा शब्द जो सुबह का समय, उषा शब्द सूर्य उदय से ठीक पहले, जो पहले का जो परिवर्तन है, सूर्य के साथ साथ सूर्य उदय होने से पहले जो हमें आसमान में जो भी कुछ दिखाई देता है, हमें जो भी परिवर्तन दिखाई देता है सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले का वर्णन ये उषा का वर्णन है। उषा काल, सुबह का वर्णन, सूर्य उदय होने से पहले का। आप लोग आजकल देर से उठते हो तो आप तो समझते हो सूर्य उदय होने के बाद भी सुबह है। नहीं, सूर्य उदय होने से पहले ही उषा काल कहा जाता है। उस समय का वर्णन इस पाठ में किया गया है। और फिर बताया गया कि सूर्य जब उदय होता है तो उस समय क्या दृश्य होता है, उस समय क्या वर्णन होता है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, आकाश कैसा लगता है, ये ऐसा इस लेसन में बताया गया है। सबसे पहले हम कवि का परिचय, कवि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह का एक अलग ही उनकी छवि है। और इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, शुरू की शिक्षा देहरादून में ही प्राप्त की। उसके बाद में उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की। चित्रकला में इनका बहुत इंटरेस्ट था, बहुत इनको शौक था, रुचि थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार, नाम याद रखिए बेटा, उकील बंधुओं से चित्रकारी में शिक्षा प्राप्त की। और फिर सुमित्रा नंदन पंत के पत्र रूपाभ में भी इन्होंने काम किया। और 1977 में चुका भी हूं नहीं, ये इनका काव्य है, काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। यही कवि ऐसे हैं जिनको किसी कवि के नाम का सम्मान प्राप्त हुआ, कबीर सम्मान। ओके, शमशेर बहादुर सिंह को कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। और इनकी रचनाएं जो हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने अनेक विधाओं में रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, और इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। संपादन जो किया इन्होंने वो उर्दू हिंदी कोश का किया। और निबंध संग्रह जो इनका था वो है दोआब। कहानी संग्रह है प्लाट का मोर्चा। अब इसके बाद में हम इनकी काव्यगत, काव्य की विशेषताएं क्या है उन पर थोड़ा चर्चा करते हैं। वैचारिक रूप से प्रगतिशील और शिल्पगत रूप से प्रयोग धर्मी कवि शमशेर को एक बिंब धर्मी कवि के रूप में माना जाता है। इनके जो बिंब एक चित्र, इनका चित्रकला में वैसे भी इनको शौक था, रुचि थी। बिंब धर्मिता शब्दों के माध्यम से ये क्या करते थे, रंग रेखा सूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का, समाज की स्थिति का वर्णन किया है कि ये समाज में व्याप्त जो गरीबी है उसका चित्रण करते हैं। और कवि ने और तो और इसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। साथ ही प्रकृति के नजदीक रहने के कारण इनके जो प्राकृतिक चित्र हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे बिल्कुल सजीव हो, अत्यंत जीवंत लगते हैं। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण इन्होंने किया है। शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। एक संधि, यह संधि एक और तो साहित्य, चित्रकला और संगीत से संबंधित है, और दूसरी ओर क्या है, मूर्तता अमूर्तता की इंद्रिय और इंद्रियेतर है। इनकी जो भाषा शैली वो साहित्यिक खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनका कुछ मिजाज अलग ही है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनाम, क्रियाओं, अव्यय, मुहावरों पर दिया है। और सचेत इंद्रियों का यह कवि, सचेत इंद्रियों का मतलब बिल्कुल एकदम से अलर्ट,
जब प्रेम पीड़ा संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाते हैं तो वो ठोस तो होता ही है, साथ ही वो अनुगूंजों से भी भरा होता है। अब कविता का प्रतिपाद्य और सार आज हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता उषा जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी हुई है, इसमें सूर्य उदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा गया है कि सूर्य उदय होने से पहले जो प्रकृति में, कुदरत में, जो पल पल में, एक एक पल में, एक एक क्षण में जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसका यहाँ शमशेर बहादुर सिंह ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति की गति को, प्रकृति की चाल को, प्रकृति के आगे बढ़ने को, उसके एक एक क्षण को, एक एक पल को शब्दों में बांधने का बहुत ही अनोखा प्रयास किया है, बहुत ही अनोखी कोशिश की है। और कवि भोर यही सूर्य उदय होने से पहले का समय आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सूर्य उदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना कर रहे हैं। जो कैसा है, जो वर्णन कैसा है, वो वर्णन आज आप शहर में नहीं देख सकते हो, वो चित्र आज आप शहर में नहीं देख सकते हो। कहाँ देखोगे, गांव की सुबह से वो चित्र जुड़ता हुआ सा दिखाई देता है। वहां पर क्या है, सिल है, सिल जिस पर हम मसाला पीसते थे, आजकल तो मिक्सीज में है, लेकिन पहले सिल पर ही मसाला पीसा जाता था। और राख से लिपा हुआ चौका, जो कि आज आप बच्चों को नहीं दिखाई देता। आज सब जगह पक्के घर बने हुए हैं, पक्की रसोई है, किचन है, पत्थर लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई हैं। वहां पर किसी ने भी कभी किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी राख से लिपा हुआ चौका। चौका मीन्स रसोई। रसोई को आज तो हम सिर्फ ऐसे ही सफाई कर लेते हैं, पहले कच्चे मकान होते थे, कच्ची रसोई, कच्चा फर्श होता था, तो उसको राख से लीप कर ही पवित्र किया जाता था। और सलेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। सलेट, आज आप सलेट भी नहीं यूज करते। सलेट जो काले रंग की, उसकी कालिमा पर चाक से लिखा हुआ, जैसे कि आपके स्कूल में अध्यापक गण किस चीज का प्रयोग करते हैं, अध्यापक गण आज प्रयोग करते हैं बोर्ड का, बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते हैं। आप अभी यहाँ भी आप देख सकते हो कि जैसा कि हम यहाँ चौक का प्रयोग करते हुए बोर्ड पर लिख रहे हैं उषा, और यहाँ हमने लिखा है शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। तो ये बेटा जो हमें पहले का जो वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, वो हमें आज नहीं दिखाई देता। हम आज उन सब चीजों को भूल चुके, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह जी ने हमें उन सब चीजों से अवगत कराया है जो चीजें हमने अपनी लाइफ में देखी नहीं है, पहले जो थी, लेकिन अब उनका कहीं भी वर्णन नहीं किया जाता है। उन चीजों के बारे में यहाँ लेखक ने हमें, यहाँ कवि ने हमें बताया है। कवि शमशेर बहादुर सिंह जो हमें जो भी हमें बता रहे हैं सूर्य उदय होने से पहले का दृश्य, वो सूर्य उदय होने से पहले का जो दृश्य है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा और बहुत ही मन को हरने वाला है। कवि ने नए नए बिंब, नए नए उपमान और नए नए प्रतीकों का इसमें प्रयोग किया है। कवि शमशेर बहादुर सिंह को वैसे ही कला प्रिय थी, चित्रकला प्रिय थी, तो उन्होंने इसमें नए नए रंग भर दिए हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले जो आकाश का रंग है वो गहरे नीले रंग का होता है और वो सफेद शंख के समान दिखाई देता है। किसके समान? जैसे शंख पवित्र होता है, ऐसे ही सूर्य उदय होने से जो पहले का चित्र है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। सूर्य उदय होने से पहले का जो वातावरण है वो भी बहुत पवित्र ही होता है।
ऐसा लगता है कि जैसे आकाश का रंग ऐसा होता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो, मानो किसी गृहिणी ने, रसोई में काम करने वाली एक स्त्री ने क्या किया है, राख से चौके को लीप दिया है। और सूर्य के ऊपर उठने पर, जैसे जैसे सूर्य निकलने लगता है, सूर्य ऊपर उठने लगता है, तो उसकी लाली ऐसे फैलती है कि जैसे किसी ने काली सिल को किसी ने धो दिया है, काली सिल को किसी ने धो दिया है, या उसके ऊपर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। ऐसा सुबह का वातावरण बताया गया है। ऐसे यहाँ पर नए नए बिंब, नए नए उपमान, नए नए प्रतीक कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रयोग किए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया है, उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। और नीले आकाश में उस समय सूर्य कैसा लगता है, उस समय सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। और फिर क्या होता है, सूर्य उदय होते ही जो उषा का जादू है वो खत्म हो जाता है, जादुई प्रभाव एकदम से खत्म हो जाता है। ये भी एक प्रश्न है कि उषा का जादुई प्रभाव किस प्रकार खत्म हो जाता है, किस प्रकार समाप्त हो जाता है। तो उस सूर्य उदय होते ही उषा का जादुई प्रभाव एकदम से समाप्त हो जाता है। ये बेटा है उषा काल। और जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी हुई कविता उषा, जो कि सूर्य उदय होने से पहले का बहुत ही सुंदर वर्णन शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी इस कविता में किया है कि पल पल सूर्य, जब सूर्य उदय होता है तो उसमें पल पल में कितने परिवर्तन होते हैं। आप कभी इसको अपना सुबह उठकर लाइव देखें तो आपको बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा कि सूर्य निकलने पर एक पल पल में, क्षण क्षण में कितना चेंजेस, कितने परिवर्तन आते हैं, वो ही यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर बिंबों से, सुंदर चित्रों से, सुंदर उपमानों से और नए नए प्रतीकों से यहाँ वर्णन किया है, जिससे कि बच्चे इस प्रकृति का लुत्फ उठा सकें, लाभ उठा सकें और इस प्रकृति के बारे में अच्छे तरीके से, उस उषा के बारे में भोर के समय में, सूर्य उदय होने से पहले के समय में अच्छे तरीके से बच्चे जान सकें। ओके, तो आप इसको लाइव देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसकी आरंभ करते हैं व्याख्या और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, साथ साथ हम इसकी व्याख्या करते हैं। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन को लुभाने वाली कविता है। सबसे पहले देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, अब देखो ब्रैकेट में लिखा है अभी गीला पड़ा है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा, ये ब्रैकेट में जो शब्द लिखे हुए इनका भी अपना अलग महत्व है और इससे संबंधित प्रश्न भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब शब्दार्थ देखिए, भोर, भोर मीन्स प्रभात, सुबह, सूर्य उदय होने से पहले का समय, नभ, नभ मीन्स आकाश है, एक छोटा सा शब्द, लेकिन जब कभी हमें इसका अर्थ पूछा जाए, इसका पर्यायवाची पूछा जाए तो हम कई बार इस शब्द को नहीं जानते हैं। चौका, चौका कहते हैं रसोई बनाने का स्थान। यस, अब पहले आप इसको रीड करेंगे इन 2-3 पंक्तियों को। यस आहान, पहले आप रीड करिए इसको। आहान, आहान रीड दीज लाइंस। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। यस हितेश, नाउ यू स्पीक। हितेश, यू रीड दीज सेंटेंसेस। Yes, ma'am. रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नाद, भोर राख से का लीपा नभ, हुआ भोर चौका, का नभ, राख से लीपा हुआ चौका
अभी गोला पड़ता है। अभी गीला पड़ा है बेटा, अभी मैंने भी रीड किया, अहान ने रीड किया, आप ध्यान से सुने, ठीक है। मनजोत रीड आउट। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यस, वेरी गुड। अब देखो, हम इसकी जो प्रसंग इसका है, ये काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित उषा कविता से उद्धृत है और इसके रचयिता हैं प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह। कविता में कवि ने सूर्य उदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है और इस अंश में सूर्य उदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें सूर्य उदय होने का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यस, नेक्स्ट देखिए। अब क्या इसमें कहा है, देखो कवि बताते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। यहाँ पर देखिए, जैसे ये प्रात नभ था बहुत नीला शंख, सुबह का आकाश ऐसा लगता है जैसे नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है कि इस समय आसमान शंख के समान, मान लिया हमने, शंख के समान गहरा नीला लगता है, वो पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में क्या होती है, नमी होती है और सुबह सुबह आकाश कैसा लगता है, बहुत ही पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी होती है, आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ, किसी में राख से लिपा हुआ कोई चौका हो। ये चौका भी नमी के कारण गीला लगता है। चौका, आकाश हमें नीला प्रतीत होता है, सुबह सुबह नमी होती है, इसके कारण वो गीला गीला भी प्रतीत होता है, तो वो चौका भी नमी के कारण हमें गीला गीला प्रतीत होता है। जहां नमी होगी वहां गीलापन लगता है। विशेष रूप से इसके लिए क्या कहा गया है, कवि ने प्रकृति का बहुत ही मन को लुभाने वाला चित्रण किया है, मनोहारी, मन को हरने वाला चित्रण किया है। शंख जैसे, जहां पर भी देखिए जैसे आएगा, सी सा सम समान, जैसे वहां पर उपमा अलंकार होगा। शंख जैसे, भाषा सरल है, सहज है, सहज सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया गया है। और ग्रामीण परिवेश जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने वो सीन हमारी आंखों के सामने आ जाता है, ऐसा लगता है कि ग्रामीण वातावरण सजीव हो उठता है और कवि ने यहाँ पर नए नए उपमानों का भी प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? यहाँ और कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है, इससे ये प्रश्न बनते हैं। आपको लगता है कि ये तो 2-3 लाइन्स ही हैं, लेकिन इसी में से देखिए ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने है। अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है? नीले शंख से की गई है, क्योंकि आकाश जो है वो शंख के समान ही पवित्र माना गया है। और कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका, क्योंकि जो भोर का नभ, भोर में सुबह, तब सूर्य उदय होने से पहले का समय, भोर का जो नभ होता है वो सफेद और नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने राख से लिपा हुआ चौका कहा है। राख होती है ग्रे कलर की, काले से रंग की, और उन्होंने इसीलिए उसको ये संज्ञा दी है। थर्ड है कि आप ये बताएं कि इसका थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने कि अभी गीला पड़ा है, इससे क्या तात्पर्य है? अभी गीला पड़ा है, इससे तात्पर्य है कि प्रातः काल में ओस की नमी होती है। आजकल तो आप खूब देखोगे कि ओस है और ओस के कारण नमी होती है, तो गीले चौके में भी जब चौका गीला कर देंगे, उसको लीप देंगे, तो उसमें भी नमी होती है, इसलिए गीले नभ को, इसलिए नीले नभ को गीला बताया गया है।
नीला नभ है, नीला आकाश है, उसको गीला बताया गया है। प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? उपमानों का कौन कौन से उसके लिए उपमाएं दी हैं? उसके लिए दी हैं नीला शंख और राख से लिपा हुआ चौका। इन 3-4 लाइनों में कवि ने ये 2 उपमान दिए हैं, एक नीला शंख और एक राख से लिपा हुआ चौका। अब समझ में आ गया होगा आपको ये अच्छे तरीके से। यस, आप इतना ही जितना आपको पढ़ाया है इतना ही पाठ आप कवि के बारे में सबसे पहले, फिर कविता का सार, और उसके बाद में जो ये पहली पंक्तियां 4 पंक्तियां मैंने करवाई हैं इसको आप दोहराएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ जाएगा।